Hello students, a very good morning to all. In this video we will going to start our new chapter number 7. Chapter number 7 which name is commercial mathematics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। तो देखो वैसे सिंपल है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब क्या है इसका कि हम अपनी जो हमारी डेली लाइफ है ना, कॉमर्शियल का वर्क है, जितने भी हमारे डेली लाइफ में हम कुछ भी ख़रीदारी करते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ ख़रीदते हैं ना, एज़ वेल एज़ जो भी हम मतलब अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें देखते हैं उसमें मैथमेटिक्स कैसे यूज़ होता है। ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स कैसे यूज़ होता है, हमने बस वही चीज़ इस चैप्टर में करना है। इस चैप्टर में हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना होगा जो हमारी डेली लाइफ में चलती हैं, किसके रिगार्डिंग, कुछ परचेज़ करने के रिगार्डिंग, कुछ ख़रीदने के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, जो भी डेली लाइफ में हमारे चलता है ये सब कुछ इसमें आपकी, जैसे आपने बुक्स ख़रीदी उसकी कितनी कॉस्ट है, कितना आपको डिस्काउंट मिला, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड है। ठीक है, इस चैप्टर में तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का मीनिंग ये है, डेली लाइफ में मैंने मैथ का कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें सीखनी है। इस चैप्टर में हमारे पास 5 चीज़ें डिस्कस होंगी। कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस होंगी मैं आपको बता देती हूँ सिंपली। हमने पहले तो एक वेरिएशन पढ़नी है। वेरिएशन क्या होती है मैं बताऊँगी। वेरिएशन में हमने 2 टाइप के वेरिएशंस पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट वेरिएशन, सेकेंड वन इज़ इन्वर्स वेरिएशन। एक एक्सरसाइज हमारी डायरेक्ट वेरिएशन की है, सेकेंड एक्सरसाइज हमारी इन्वर्स वेरिएशन की है। थर्ड हमने पढ़ना है, थर्ड एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है परसेंटेज वाला टॉपिक। ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे। मैं बता रही हूँ कि किस एक्सरसाइज में क्या आने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन पे डिपेंड है, सेकंड इन्वर्स वेरिएशन पे, थर्ड वाली परसेंटेज के ऊपर है, फोर्थ वाली आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, फिफ्थ वन है जो वो डिस्काउंट के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 एक्सरसाइजेज, लंबा चैप्टर है, 5 एक्सरसाइजेज पढ़नी है। पांचों की पांचों हमारी रियल बेस्ड प्रॉब्लम्स को लेके होंगी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, वेरिएशन, इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड। तो जिस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ना है वो है वेरिएशन। ठीक है, तो पहले वेरिएशन को जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएशन। तो देखो अभी हम वेरिएशन पे चलते हैं। देखो अब क्या है, देखो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वेरिएशन। जैसे सिलेक्ट कर लो फर्स्ट क्या है, हम कोई भी चीज़ें, जैसे मान लो कोई पेंस, हमने क्या, हम शॉप पे गए। ठीक है, हमने उस मतलब जो शॉपकीपर है उससे पूछा कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो उसने हमें बोल दिया 10 रुपीज़ है। क्लियर। अगर हमने उससे पूछा 2 पेन की कॉस्ट कितनी है तो उसने बोला 20 रुपीज़। ठीक है, हमने पूछा 3 पेन की कितनी है तो वो एज वेल एज़ 30 रुपीज़ ही होगी, हमें पता ही है फ़िलहाल तो। ठीक है, तो देखो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो हमने जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन में हमेशा 2 चीज़ें होंगी हमारे पास। हमेशा क्या है, वेरिएशन में 2 चीज़ें होंगी। एक तो वो क्वांटिटी होंगी जिसको हमने ख़रीदना है या बेचना है, एक तो क्या होगी हमारे पास क्वांटिटी जिसको हमने ख़रीदना है या बेचना है, एक हमारे पास होगी कॉस्ट कि वो कितनी कॉस्ट की है वो चीज़। ठीक है, हमेशा वेरिएशन जो होती है वो हमेशा 2 क्वांटिटीज़ में होती है, 2 चीज़ों में होती है। कभी भी वेरिएशन के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरी है, 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे 2 चीज़ों में कोई लेंथ और विड्थ हो गई। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम हो गया, हमेशा 2 चीज़ें दी होंगी आपको, उन दोनों में ही हमने वेरिएशन देखनी होगी कि एक क्वांटिटी को ये बढ़ने से दूसरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमने ये चीज़ नोटिस करनी होगी वेरिएशन में। वेरिएशन में हमने मेनली क्या पढ़ना होगा कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है ऑन द अदर क्वांटिटी। दैट इज़ वेरिएशन, दैट इज़ एक्चुअल वेरिएशन। क्लियर। जैसे मान लो मैंने पेन की क्वांटिटी में यहाँ पे क्या करती गई, पेन की क्वांटिटी में इंक्रीज़ करती गई, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कॉस्ट भी तो ऑल्सो इंक्रीज़ हुई ना, 10 से 20, 20 से 30। तो दैट इज़ द वेरिएशन। क्लियर। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दैट इज़ द वेरिएशन। ठीक है, कई बार क्या हो सकता है, वेरिएशन भी 2 टाइप की होती है। कई बार तो क्या होता है हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हुई, साथ में कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब डेफिनेशन आएगी हमारी डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की। मैं इन्वर्स की भी अभी डेफिनेशन दे देती हूँ। ठीक है, जो सेकेंड एक्सरसाइज में हमारा यूज़ होगा। देखो
अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी जब क्वांटिटी बढ़ रही है, 1 से 2 पेन हो गए, 2 से 3 पेन हो गए, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है पेन की, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो कॉस्ट है इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना, 10 से 20, 20 से 30, तो हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई एज वेल एज कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। बोथ फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, एक फैक्टर के इंक्रीज होने से दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, या फिर इसके रिवर्स अगर हम नीचे से ऊपर को जाए, हम ये भी तो बोल सकते हैं अभी तो हम 1 पेन से 3 पेन पे जा रहे थे, अभी अगर हम नीचे से ऊपर जाए 3 से 1 पेन में, तो क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, 3 पेन है वो 30 रुपीज़ के हैं, ठीक है। अभी हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, तो पहले मैं बोल रही हूँ ये फर्स्ट स्टेप मान लो, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, मान के चलो। तो अभी पहले अगर मैं बोलूँ कि 3 पेन 30 रुपीज़ के थे, फिर मैं बोल रही हूँ 2 पेन 20 रुपीज़ के हैं, देन मैं बोल रही हूँ 1 पेन 10 रुपीज़ का है, तो ऊपर को जा रहे हैं, तो हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या हुई जा रही है, डिक्रीज़ हुई जा रही है, एज वेल एज कॉस्ट भी क्या है, 30 से 20, 20 से 10, ये भी डिक्रीज़ हुई जा रही है। तो एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी हमारी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होए, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होए, दैट इज़ नोन एज द डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। या तो दोनों इंक्रीज़ होंगी या फिर दोनों डिक्रीज़ होंगी। अब इन्वर्स क्या है वो हम सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे, ठीक है। सिंपल जस्ट इतना सा, उसकी एग्जांपल बाद में बताऊंगी इन्वर्स की। मैं सिंपल आपको छोटा सा बता देती हूँ कि एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ होए, या फिर एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ होए, डैट इज़ नोन एज अ इन्वर्स। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप डायरेक्ट वेरिएशन को ही समझो, एक चीज़ के इंक्रीज़ से दूसरी इंक्रीज़ होनी, एक चीज़ के डिक्रीज़ से दूसरी डिक्रीज़ होनी, ठीक है। तो डैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। तो हमने क्या इस एक्सरसाइज में सारे डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड ही सम करने हैं। अभी मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करना है, जो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो हमें, या तो ये देखो हम ना एक हमेशा इन क्वेश्चंस को एक बॉक्स बना के करेंगे। बॉक्स में क्या करना होता है, हमने जैसे हमने जो एग्जांपल ली उससे ही अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊँ, अभी देखो आगे तो लिख लो, एक तो हमारे पास क्वांटिटी थी, यहाँ पे लिख लो क्वांटिटी, एक हमारे पास कॉस्ट थी, तो नीचे लिख लिया कॉस्ट। हमेशा एक बॉक्स बना लिया करो, इजी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। ऊपर ले ली हमने क्वांटिटी, नीचे कॉस्ट ले रहे हैं, लेट कर लो। तो पहले जब क्वांटिटी, ऊपर हमने क्वांटिटी पुट करनी है, नीचे हमने कॉस्ट पुट करनी है। तो हमारे पास पहले क्वांटिटी 1 थी, एक पेन था ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी कॉस्ट कितनी थी, ग्राफ में भी लिखना सीखा था, उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट 10 रुपीज़ थी। अगर हमने क्वांटिटी को 2 किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी कॉस्ट 20 हो गई। जब हमने क्वांटिटी को 3 किया उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट 30 हो गई ना। तो इस तरह से अब देखो मान लो यहाँ पे हमें दे दिया कि क्वांटिटी 4 हो गई, पेन 4 हो गए, और ये वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए होंगे कि एक जैसे दे दिया कि यहाँ पे अगर क्वांटिटी 4 हो जाए तो हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी कॉस्ट फाइंड करो कि 4 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी। इस क्वेश्चन में तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ऑब्वियसली 40 होगी, है ना। बट डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला कैसे लगाना है वो चीज़ सीख लो, ठीक है। यहाँ पे तो हमें सीधा ही पता चल रहा है। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला कैसे लगता है। देखो एक तो हमने हमेशा वो वाली लाइन लेनी होगी जिसमें क्या है, एक तो हमने वो लाइन तो उठानी है जिसमें हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क था ना, तो ये तो आपने रो उठानी है, कॉलम उठाना ही उठाना है, ठीक है। कॉलम होते हैं वर्टिकली एंड रोज़ होती हैं हमारी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल को हम रोज़ बोलते हैं, वर्टिकल को हम कॉलम्स बोलते हैं। तो एक कॉलम तो हमने उठाना ही है जो हमने फाइंड करनी है चीज़, और दूसरी इसको कंपेयर करना है हमने, इन तीनों में से किसी के साथ भी कंपेयर कर लो। जैसे मान लो चाहे 1/10 से, चाहे 2/20 से, 3/30 से, आपकी मर्जी है, किसी से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो मैं 1/10 से इसकी वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, तो क्या करूँ, डायरेक्ट वेरिएशन है ना ये, डायरेक्ट का मतलब क्या, हमने कुछ चेंज करना ही नहीं। डायरेक्ट का मतलब क्या, हमने कुछ चेंज करना नहीं, जैसी हमें चीज़ें दिख रही हैं हमने उसको वैसे ही रखना है एज इट इज़। जैसे हमें यहाँ पे एक मान लो मैंने ये कॉलम उठा लिया है, 2 कॉलम को लेके मैं फाइंड करूँगी ये जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे आपको दिख रहा है डायरेक्ट है ना, एज वेल एज उतार दो। 1/10 है, 1/10 उतार दो, बस यहाँ पे इक्वल टू डालना है, इक्वल टू। इधर आपको 4 क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसको एज इट इज़ उतार दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक्स ले लो क्वेश्चन मार्क की जगह पे,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को 1 से x, 4 को 10 से किया 40, तो डैट इज़ योर आंसर। हमें वैसे ही पता चल ही रहा था 4 पेन की 40 आएगी, तो डायरेक्ट वेरिएशन से आप क्या इस तरह से निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं था 1/10 से, 2/20 से भी निकाल सकते थे। कैसे? 2/20 इज इक्वल टू, इधर हमारा 4/x ही, ये एज वेल एज रखना है जिसको हमने निकालना है, दूसरा आप कोई भी ले लो। तो चाहे इनको पहले ही काट दो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। 2 1 2, 2 5 10 काट दो चाहे तो। x इज इक्वल टू 4 × 5, सॉरी 2/20 था, तभी मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। 2/20, तो यहाँ पे 10, ठीक है आ गया। यहाँ पे भी देखो 4 × 10 40, ऑब्वियसली ठीक है हमारा x इज इक्वल टू 40। तो आप किसी को भी लेके निकाल सकते हो, चाहे इसको लेके निकाल लो, ठीक है हमेशा, क्योंकि ये जो आगे आगे क्वांटिटीज़ चलती हैं वो इसका ही तो मल्टीपल होती हैं। 1 का मल्टीपल 2 2, एक एक इंक्रीज, नीचे भी ऊपर हमारे पास 1 1 इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे हमारे पास 10 10 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसी से तो बन रही है नेक्स्ट क्वान्टिटी। तो आप किसी को भी लेके क्या है फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं अपने डायरेक्ट वेरिएशन के, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है एक्सरसाइज में, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो हमें बोला है चेक वाला क्वेश्चन है। वैसे अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ अभी आगे चलने से पहले। देखो हमें कैसे पता चलेगा, एक चीज़ ये देखो यहाँ पे कि अगर हमें पूछा जाए, जैसे अगर यहाँ पे 2 मिनट रुको, ये तो मिसिंग वाला बताया कि कोई चीज़ अगर मिसिंग हो तो उसको कैसे फाइंड करना है ना, ये मिसिंग वाला क्वेश्चन था, ये था आपका मिसिंग वाला क्वेश्चन। पर कई बार ये आपको क्या होता है यहाँ पे ना काफ़ी कुछ हो गया, रुक जाओ। हाँ तो अब चलते हैं, सॉरी अब चलते हैं, ठीक है। हाँ अब इस क्वेश्चन में क्या है, मान लो आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको कोई भी आपकी जो टर्म है कोई मिसिंग नहीं है। आपको क्या है, आपको कोई मिसिंग टर्म नहीं फाइंड आउट करनी है, आपने सिर्फ चेक करना है कि वेदर दीज जो ये हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी और कॉस्ट, यहाँ पे चाहे पेन ले लो चाहे क्वांटिटी, जो हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक पेन है, कॉस्ट है, कि दीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और नोट, कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है, ठीक है। कई बार हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि चेक करो दीज क्वांटिटीज़ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और नोट। तो हमने चेक कैसे करना है, बिल्कुल इजी मेथड है। जितनी भी हमें कॉलम्स दिए हुए हैं ना, सबको इक्वल डाल के लिख लो, ठीक है, सबको क्या इक्वल डाल के लिख लो। अगर इनको कट करने पे, अगर इनको आपस में कट करने से हमारे पास सेम वैल्यू आती है, सारे क्या है इक्वल आते हैं, तो हमारे पास ये डायरेक्ट वेरिएशन में होंगे। अगर इक्वल वैल्यू नहीं आती तो हमारे पास क्या है, दीज आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। कट करो, 2 1 2, 2 10 20, 3 1 3, 3 10 30, 4 1 4, 4 10 40, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास जो ये रेशो थी, जो हमारे पास सारी जो कॉलम्स थी, इनकी जो रेशो है डेट आर इक्वल ना, इनकी जो रेशो है वो इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में तभी होते हैं जब इनकी रेशो क्या है, इक्वल आती है। तो ये मेथड है इसको चेक करने का। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप खुद से कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। इसमें यही पूछा है, हाँ, कि चेक करो जो हमें ये क्वांटिटीज़ एक्स और वाई दिए हुए हैं आगे, कि दीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, कि डायरेक्टली है या नहीं है। ये वेरी डायरेक्टली, डायरेक्ट वेरिएशन कुछ भी मतलब नेम से आ सकता है, ठीक है। वेरी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली वेरिएशन भी लिख सकते हैं, सोन। तो इसको अगर मैं ऐसे ही देखूँ, यहीं पे कट करवा के देख लूँ, ये 7 विकेट 7 2 जा 14, 7 3 जा 31 21 है ना, ये 2/3 आया। तो देखो यही से पता चल रहा है, यहाँ पे 2/7 है रेशो, यहाँ पे 2/3 बनेगी। तो ऑब्वियसली ये तो हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है ही नहीं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कट करवा के देख लिया करो। सेकंड वाला अगर मैं देखूँ 3/8, दूसरे को कट करूँ, ये कोई टेबल पे 4 पे जा रहे हैं ना, 4 पे जा रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, ये तो आ रहा है 3/8 3/8, सारे आने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है अगर ये आ रहा है तो आगे भी होगा, आगे चेक करना पड़ेगा। 5 के टेबल 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ये भी आ रहा है आगे। ये किस पे जाएंगे, 8 पे जा सकते हैं ना यहाँ। 8 3 जा 24, 8 8 जा 60, वो ठीक है। ये 36, 3 पे किस पे जाएगा, हाँ 12 पे जाएगा, 12 3 जा 36, 12 8 जा 96, ठीक है। हाँ ये हमारा है जो, ये क्या डायरेक्ट वेरिएशन में है, क्योंकि इसमें 3/8 3/8 3/8 ऑल रेशोज़ आर कॉन्स्टेंट, सारी रेशोज़ हैं वो क्या आ रही हैं, कॉन्स्टेंट आ रही है।
सॉरी, तो ये हमारे पास क्या रेशियो जो कांस्टेंट में आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वरी डायरेक्टली। इसमें मैं खुद दे रखा है, देखो इसमें हमने फाइंड करनी है मिसिंग नंबर्स है ना, जो मिसिंग नंबर्स है ये तो हमने फाइंड करने हैं, जहाँ पे डैश लगी है ना ये मिसिंग नंबर्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। बट इसमें हमें दे रखा है इफ़ एक्स एंड वाई वरी डायरेक्टली, कि जो एक्स और वाई है ये एक्चुअली में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, खुद ही दे दिया। इफ़ एक्स एंड वाई वरी डायरेक्टली, कि अगर एक्स और वाई डायरेक्टली वरी करें तो फाइंड करो मिसिंग नंबर्स। तो इसमें ऑब्वियसली दिया हुआ है डायरेक्ट वेरिएशन में है ये, हमने क्या है मिसिंग नंबर्स क्या फाइंड करने हैं। तो ये आपको आता ही है, मैंने आपको क्या समझाया है। यहाँ पे पहले ना चाहे कुछ नेमिंग दे दिया करो, इसको जैसे ए दे दो, ठीक है, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, पहले अपनी तरफ से कोई नेमिंग दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो एक एक को फाइंड करते जाओ, इकट्ठे नहीं कर सकते, एक एक को मान लो पहले ए को फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ले लो, ए को फाइंड करना है। तो ए को फाइंड करने के लिए देखो मैंने आपको क्या समझाया है, ये तो कॉलम लेंगे ही लेंगे है ना जिसको हमने फाइंड करना है, और उसके साथ कोई ऐसा कॉलम लेना है जिसमें दोनों वैल्यूज़ हमें पता हो, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। तो ना इसमें दोनों वैल्यूज़ पता है, ना इसमें पता है, ना इसमें पता है, इसमें तो खुद फाइंड करना है बी सी डी। तो हमारे पास क्या फर्स्ट बची, फर्स्ट में दोनों चीज़ें पता है, 4/9 है ना, 4 भी पता है 9 भी, तो हम इसको उठा सकते हैं। तो पहले हम ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4/9 इज इक्वल टू A/27, यही सिखाया ना मैंने डायरेक्ट वेरिएशन में, डायरेक्टली उठा लो चीज़ों को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। 27 इंटू 4 इज इक्वल टू A इंटू 9, ठीक है। देन 9 को इधर डिवाइड में हो जाओ, इधर मल्टीप्लाई में है, 9 पे गया, इधर पे 3 पे गया, 3 4 जो 12, ये हमारी A की वैल्यू आ गई, क्लियर। उसके बाद क्या सिमिलरली कितनी आई, 12 आई ना हमारी वैल्यू, हाँ 12 भी आई थी, नो हाँ ठीक है, ये 12 आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड, अब दूसरे पे चलो, अब बी फाइंड करना है, लेट कर लो, ठीक है, बी फाइंड करना है। तो बी ये तो अब देखो, अभी आप इसको भूल जाओ फिलहाल तो, ए हमारे पास आ गई 12, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमने क्या करना है, बी फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बी वाला कॉलम तो उठाना ही उठाना है, ठीक है। बी के साथ अब ऐसा कोई कॉलम उठाना है जिसमें दोनों वैल्यूज़ हो, चाहे तो देखो इसमें भी दोनों वैल्यूज़ है 12 और 27, इसमें भी दोनों वैल्यूज़ है 4 और 9, तो आप क्या दोनों में से कोई भी उठा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है 4/9 ही उठाना, कोई ज़रूरी नहीं है कि 12/27 ही उठाना, तो आप किसी को भी उठा सकते हो। 4/9 कटिंग करवाने में ईजी है, तो 4/9 को ही उठा लो, इज इक्वल टू 20/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन इसी तरह से आप क्या करोगे, अब बी की वैल्यू आ जाएगी, देन सी फाइंड करना है, तो सी के लिए क्या करोगे, सी वाला कॉलम उठा लो, 4/9 को ही उठा लो, चाहे ज़रूरी नहीं है, चाहे इसको उठा लो, जिसको मर्जी उठा सकते हो, बट इससे बेटर रहेगा क्योंकि ये स्मॉल टर्म्स है 4 और 9, इसको ज़्यादा कट करवाना नहीं पड़ेगा हमें। देन सी को करवा लो, इससे निकाल लो, देन डी को फाइंड कर लो, इसी तरह से फाइंड करते जाना है। सिमिलरली आप क्या बी क्वेश्चन भी खुद से सोल्व कर लोगे, ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन क्वेश्चन में हो जाएंगे, आप खुद भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर मैं नहीं भी करवाऊँ, बट मेरा तो एक बार फ़र्ज़ है आपको सारा करवाने का। तो थर्ड क्वेश्चन, 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई वरी डायरेक्टली विद ईच अदर, है ना, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई जो क्या डायरेक्टली वरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दीज आर डायरेक्ट, वही दे दिया कि ये क्या है, पता पहले देखा करो क्वेश्चन कौन से का है, डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली वरी कर रहा है, तो हमें पता चल गया ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, पहले देख लिया करो इन्वर्स का है या डायरेक्ट का है, ठीक है। तो हमें 2 वेरिएबल्स थे एक्स और वाई, तो पहले एक डब्बा बनाएंगे ना बॉक्स, उसमें क्या एक्स ले लेंगे वाई ले लेंगे, यही करेंगे ना क्योंकि एक्स और वाई का ही क्वेश्चन है, तो एक्स और वाई ले लिया हमने, ठीक है, दोनों वरी कर रहे हैं डायरेक्टली। आगे देखो, व्हेन x इज़ 15 y इज़ 3/5, कि जब x की वैल्यू 15 है तो पुट करते जाओ, व्हेन x की वैल्यू 15 है तो कह रहे हैं y की कितनी होगी 3/5, तो y की 3/5 होगी, इतने कॉलम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो y की 3/5 होगी। देन फाइंड करो x हमने फाइंड करना है, यहाँ पे a ले लो चाहे क्वेश्चन मार्क ले लो, आपकी मर्जी है, इसको a लेट कर लिया मैंने। फाइंड करो x व्हेन y इज़ 18, जब y कितनी है 18 है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ऑब्वियसली। अब 15 थी जब x की वैल्यू, तो y 3/5 था, जब कह रहे हैं y की वैल्यू 18 होगी तो x को फाइंड करो, तो बस ये तो आप फाइंड कर ही सकते हो, डायरेक्ट वेरिएशन में है तो जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको तो लेना ही लेना है, A/18 को, तो इधर क्या है हमें कौन सी कोई चॉइस ही नहीं है, और कोई तो एक ही चॉइस है 3/5 वाली, है ना। तो अब देखो इसको पहले तो ध्यान से, नीचे हमारे पास 3/5 है ना,
3 ओवर में है, तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, इसको पहले ना यहीं पे थोड़ा सा सोल्व कराओ। 15 ये ऊपर जाएगा तो 5/3 बन जाएगा ना, 15 के साथ ऊपर जाएगा ये तो 5/3 बन जाएगा। इधर a/18 एज इट इज़ लिख लो। तो पहले कट करवा दो, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 बन गया हमारा। 25 इंटू 18 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या है कैलकुलेट कर लेना खुद से, मल्टीप्लाई करके 25 को 18 से। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये इजीली। हाँ ठीक ही है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होना था। तो नेक्स्ट चलते हैं, कौन से क्वेश्चन पे, 3 हो गया, 4th क्वेश्चन। अब देखो, हाँ 4th क्वेश्चन, ये भी इजी है, खुद कर लोगे। राधिका अबाउट, देखो पहले ये जो दो कौन सी, यहाँ पे तो दिया हुआ था कि 2 क्वांटिटीज़ कौन सी, एक्स और वाई। अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ देख लो पहले। राधिका अबाउट 15 नोटबुक्स फॉर ₹390। नोटबुक की बात हो रही है, सेकंड किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की है ना, क्योंकि जो 15 नोटबुक खरीद रही है वो 390 रुपीज़ में खरीद रही है। तो हमारे पास कौन सी दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास नोटबुक हो गई, दूसरी हमारे पास उसकी कॉस्ट हो गई है ना, दो चीज़ें ही आ रही हैं इसमें। तो पहले जब 15 नोटबुक हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 390 है। आगे फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट तो हमने फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, इसको ए लेट कर लो। कॉस्ट ऑफ 8 सच नोटबुक, 8 सच, हाँ 8 नोटबुक की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो नोटबुक कितनी है 8, उसके कोरिस्पॉन्डिंग ए हमने क्या ये फाइंड करनी है, इसको ए लेट कर लिया कॉस्ट को। तो आगे कर लोगे, क्या लगाओगे, डायरेक्ट वेरिएशन 15/390 इज इक्वल टू 8/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन इजीली। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या है, अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, ये ध्यान से थोड़ा सा देखो, है कुछ नहीं, थोड़ा सा देख लो। देखो क्या है, अ बस ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। जो बस है वो ट्रैवल कर रही है कितना, कितनी स्पीड से, इसकी स्पीड दी हुई है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर चल रही है, यही बात है। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर चल रही है ना। आगे फाइंड द डिस्टेंस, मतलब देखो अब उन्होंने बोला है 54 चल रही है वो 1 घंटे में, 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही ये होता है, इस वर्ड का जब स्लैश डाल के आर लिख देते हैं ना, कि 1 घंटे में 54 किलोमीटर वो चल रही है। तो आर क्या है, उसका टाइम है अगर देखा जाए। किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, पहले आपको यूनिट्स ही बताने चाहिए, आवर्स मिनट है ना, सेकेंड, ये सारे टाइम के हैं। और किलोमीटर मीटर किसके हैं, डिस्टेंस की। तो टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है इसका मतलब इसमें। आगे फाइंड द डिस्टेंस, देखो अभी अगर हम वही बनाए हमारा टेबल, तो इसमें टेबल कैसे बनेगा, एक हमारा टाइम का बनेगा, एक हमारा डिस्टेंस का बनेगा। तो पहले जब हमारे पास टाइम, अब देखो टाइम एक चीज़ और, 2 मिनट रुको। फाइंड द, देखो पहले चलो लिख लो कि 1 आवर में हमारे पास 54 डिस्टेंस था किलोमीटर, यूनिट्स भी ध्यान में रख के चलना है। आगे फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 मिनट, कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बस करेगी। हाँ, तो ये हमने फाइंड करना है 10 मिनट में कितना डिस्टेंस। तो टाइम हमारे पास कितना है, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये हमने फाइंड करना है। अब एक चीज़ ध्यान में रख के चलो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनट में पूछा गया है क्वेश्चन कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, पर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आगे ये आर में दिया हुआ था। तो हमें मिनट में फाइंड करना है ना, तो हमें आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 आवर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि 1 आवर में उसने 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और ये भी बोल सकते हैं कि 60 मिनट में उसने 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे मैं 60 आवर की जगह पे 1 आवर की जगह पे 60 मिनट लिखूँगी। तो मेरे यूनिट्स प्रॉपर हो गए ना, मिनट मिनट, किलोमीटर किलोमीटर। तो अब हम क्या डायरेक्ट वेरिएशन, ये क्या ज़रूरत थी, 60/54 डायरेक्ट वेरिएशन लगाएंगे, 10/x लिख के यहाँ से कैलकुलेट कर लो हमारे x की वैल्यू, या फिर a कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्कर गेट्स 560 रुपीज़ फॉर 5 डे ऑफ वर्क।
वर्कर इतने रुपीज़ ले रहा है, 560 रुपीज़ ले रहा है 5 दिन के काम के लिए ना, 5 डेज़ के काम के लिए। तो हमारे पास क्या है, एक तो डेज़ आ रहे हैं इसमें है ना, एक तो डेज़ आ रहे हैं, दूसरे क्या आ रहे हैं हमारे पास, रुपीज़ आ रहे हैं। सॉरी ये क्या हो गया, तो एक हमारे पास डेज़ आ रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या आ रहे हैं, रुपीज़। तो जो वर्कर है वो क्या कितने रुपीज़ ले रहा है कितने डेज़ के लिए, वो 560 रुपीज़ ले रहा है 5 डेज़ के काम के लिए, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ हमने फाइंड करने हैं, एक्स सेलेक्ट कर लो। इफ़ ही वांट्स टू गेट 5040 रुपीज़, कि अगर उसको 5040 रुपीज़ मिले, ठीक है, 560 की बजाय 5040 इतने ज़्यादा रुपीज़ मिले, तो वो कितने डे काम करेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो ये बन गया। इसके अलावा आप डायरेक्ट वेरिएशन लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या इसको फाइंड कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंट दे रही हूँ मैं, कर लेना खुद से। आगे, निकिता कैन टाइप 1080 वर्ड इन 6 मिनट। देखो क्या है, निकिता है जो, वो क्या है, टाइप कर रही है 1080 वर्ड्स टाइप कर रही है 6 मिनट में। वो टाइपिंग होती है ना कंप्यूटर पे, वो तो वो 6 मिनट में इतने वर्ड्स टाइप कर रही है। आगे, हाउ मैनी वर्ड्स कैन शी टाइप इन 8 मिनट, तो 8 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करेगी, सिंपल है। एक हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ़ वर्ड्स ले लेंगे है ना, दूसरा हम क्या करेंगे, मिनट ले लेंगे। तो मिनट कितने हैं, 6 मिनट में 1080 कर रही है, 8 मिनट में कितने करेगी, एक्स सेलेक्ट कर लो, डायरेक्ट वेरिएशन लगाओ, निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4000 यील्ड एंड इंटरेस्ट, ये ध्यान से देना। इफ़ अ डिपॉजिट ऑफ इतने रुपीज़, कोई डिपॉजिट किए हैं किसी ने इतने रुपीज़, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, इतने डिपॉजिट किए, यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ 560, तो उसको इंटरेस्ट मिला 560, मतलब इतने रुपीज़ उसने जमा कराए तो उसको इतना क्या है, ऊपर इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला 560 रुपीज़ इन 2 ईयर्स, है ना, 2 सालों में। अब हमें पता नहीं चल रहा है, इसमें 3 क्वांटिटीज़ दे दी। एक तो मुझे आगे क्या दे दिया, हमें रुपीज़ दे दिया कि इतने रुपीज़ उसने डिपॉजिट, एक तो डिपॉजिट वाली हमें डिपॉजिट वाली टर्म दे दी ना, कितने डिपॉजिट किए हैं। दूसरा हमें इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट के रुपीज़ दे दिए। तीसरा हमें ईयर दे दिया, 3 चीज़ें हैं। आगे देखो, आगे पता लगेगा क्या लेना है, हाउ मच इंटरेस्ट। आगे हमने फाइंड करना है हाउ मच इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट तो हमें लेना पड़ेगा ये 560 रुपीज़। आगे, वुड द डिपॉजिट ऑफ, देखो हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज मिलेगा उसको अगर वो 4000 की जगह पे 5000 रुपीज़ जमा करवाए। अगर वो 4000 की जगह पे 5000 रुपीज़ जमा कराए तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दो साल के लिए ही। जैसे उसने पहले 4000 रुपीज़ 2 साल के लिए किसी को दिए तो उसको 560 रुपये ब्याज मिला। अगर कह रहे हैं अगर वो 4000 की जगह पे 5000 रुपीज़ दे, पर सेम ईयर 2 ईयर के लिए ही दे, बट उसने यहाँ पे अमाउंट बढ़ा दी 5000 कर दिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो, जो इसमें टाइम का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 2 ईयर ये तो सेम ही रहा, सेम पीरियड ऑफ टाइम। 2 ईयर पहले थे, 2 ईयर बाद में थे, तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो हमें ये उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम उठाओ ही मत, ठीक है, क्योंकि टाइम तो चेंज हो ही नहीं रहा, जो चेंज हो रही है क्वान्टिटी वो ले लो। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक तो ऊपर लिख लो डिपॉजिट की, जो डिपॉजिट कराए हैं रुपीज़, नीचे लिख लो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आया है। पहले उसने 4000 डिपॉजिट कराया तो उसको 560 मिला, ठीक है, इंटरेस्ट। जब उसने 5000 कराया तो उसको कितना क्या है इंटरेस्ट मिलेगा, ये फाइंड करना था। लगाओ, डायरेक्ट वेरिएशन निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, आपने देखा होगा सब में या तो क्या हो रहा है, एक चीज़ अभी आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। देखो, आपको एक चीज़ पता नहीं आपने ध्यान दिया है नहीं, नेक्स्ट में बताती हूँ। अर्पिता परचेज 4 kg शुगर फॉर 160 रुपीज़। अर्पिता 4 kg शुगर खरीद रही है 168 रुपीज़ में। हाउ मच डज शी नीड टू पे फॉर 7 kg शुगर। तो कह रहे हैं उसको 7 सिंपल वाला क्वेश्चन ही है, शुगर है, दूसरी क्या है उसकी कॉस्ट है, शुगर ले ली, यहाँ पे क्या कॉस्ट ले ली, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं लिखा मैंने। शुगर 4 kg है और नीचे कितनी है 168 कॉस्ट है, देन 7 kg शुगर है, इसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो क्या डायरेक्ट वेरिएशन लगाओ कि आपकी क्या यहाँ पे कॉस्ट निकल जाएगी। मैं आपको क्या कहना चाहती थी, हमने ये चीज़ ध्यान दी होगी, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सब में हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे देखो शुगर
एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी बढ़ रही है। जैसे शुगर क्या है 4 से 164 जो थी वो 168 की थी 4 kg। 7 kg की जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो 168 से ज़्यादा आएगी। तो ये सारे डायरेक्ट वेरिएशन में इसमें एक चीज़ से बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। जैसे 4 kg की कॉस्ट 168 थी तो 7 की क्या है 168 से ज़्यादा आएगी। तो सारे डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक हो गए। देन हाँ 2 ही क्वेश्चन रह गए। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 120 सेंटीमीटर हाई पोल। देखो इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक हमें बोला लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 120 सेंटीमीटर हाई पोल इज़ 102 सेंटीमीटर, कि जो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ एक कोई पोल है 120 सेंटीमीटर हाई पोल है, उसकी जो शेडो की लेंथ है वो कितनी है, इज़ 102 सेंटीमीटर। तो एक हमें पोल की लेंथ की बात की जा रही है, एक उसकी शेडो की लेंथ की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान से एक तो लिख लो यहाँ पे पोल, लेंथ ऑफ पोल पूरा लिख लेना चाहे आपकी मर्जी है, यहाँ पे लिख लेना लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है। लेंथ लिख लेना चाहे आगे, लेंथ ऑफ पोल लेंथ ऑफ शेडो। तो देखो पहले कह रहे हैं लेंथ ऑफ शेडो ऑफ जो पोल की लेंथ है वो कितनी है 120 है। तो कह रहे हैं जो 120 हाई पोल की शेडो है वो 102 सेंटीमीटर है ना। पहली बात तो इतनी पता चल गई। आगे इसके 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 360 सेंटीमीटर हाई पोल, कि अगर हम वो जो पोल है वो 360 सेंटीमीटर हाई कर दें, 120 की जगह पे 360 सेंटीमीटर पोल की हाइट बढ़ा दें, तो उसकी जो लेंथ शेडो की लेंथ होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो उसकी जो शेडो की लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो अब आप क्या डायरेक्ट वेरिएशन लगाओगे और फाइंड करोगे। आप क्या देखोगे 120 से 360 बढ़ा तो 102 से ये भी चीज़ बढ़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर 120 से यहाँ पे कोई चीज़ घटती तो हमारा आंसर भी कम आता, क्योंकि या तो बढ़ेगा हमने पढ़ा था ना, इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ है तो डिक्रीज़ होगी। अगर यहाँ पे कम दे देते 360 के बजाय कम दे देते तो नीचे वाली वैल्यू भी हमारी कम हो जाती है उसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो सिमिलरली एक फर्स्ट पार्ट तो ऐसे करना है, सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट में देखो हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल दैट हैज़ अ शेडो ऑफ इतने सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको एक्स लो। व्हेन द लेंथ ऑफ शेडो इतनी, जब हमें शेडो की लेंथ दे दी, अब यहाँ पे 229.5, तो हमें यहाँ पे शेडो की लेंथ दे दी, हमने क्या है पोल की लेंथ क्या है फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस पर भी डायरेक्ट वेरिएशन लगाओ, आपका क्वेश्चन क्या है निकल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है, इसको अब ध्यान से देख लो, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ ही। 11th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखो ध्यान से। इसके साथ की बिल्कुल एग्जाम चलो अभी छोड़ो। स्केल ऑफ मैप इज़ 1 इतना। स्केल ऑफ मैप, कोई मैप है उसका हमें स्केल की रेशो दी हुई है। ये क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ये थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है। 5 6 6 0 जाए। तो हमें स्केल ऑफ मैप की रेशो दी हुई है 1 जितनी भी है ये, ठीक है। आगे कहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ऑन द मैप इस, अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा इसमें कि कौन सी 2 क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, कुछ नहीं पता चल रहा ना यहाँ पे। तो पहले आगे पढ़ लो, अगर यहाँ से कुछ समझ नहीं आया आगे वाली लाइन पढ़ लो, शायद वहाँ से कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो आगे वाली लाइन में क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ऑन द मैप इज़ 4.5 सेंटीमीटर। हमें बोला है इफ़ जो डिस्टेंस कोई 2 सिटीज़ जो मैप पे शो हो रही होंगी, उन दोनों सिटीज़ का डिस्टेंस दिया हुआ है, क्लियर। कोई वो जो मैप की बात कर रहे थे शुरू में, उस पर 2 सिटीज़ हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 सिटीज़ का, ठीक है। उस पर जो 2 सिटीज़ बनी होंगी उनका डिस्टेंस हमें गिवन है। आगे देन व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने क्या फाइंड करना है, एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है। व्हाट इज़ द अच्छा ठीक है, ओके ये देखो ध्यान से। कई बार हमें क्या करते हैं, जैसे ना कुछ ज़्यादा लंबी वैल्यू होती है, तो उसको रेशो में दे देते हैं।
जैसे हमें क्या देते हैं, राम और श्याम की एज की रेशो 2:5 है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो राम है वो 2 ईयर्स का है, जो श्याम है वो 5 ईयर्स का है। हम क्या करते हैं, इसकी रेशो को हटा के एक्स लगाते हैं ना, फिर क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू मान लो अगर 10 आती है तो हमारे पास राम की वैल्यू 20 हो जाती है एज की, और श्याम की वैल्यू 50 हो जाती है। इस तरह से करते हैं ना। सिमिलर चीज़ इसमें है, इसमें भी हमें ना ये जो दी हुई है रेशो, ये हमें ऊपर रेशो दी हुई है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये जो ये भी है, ध्यान से देखो, मैं समझाती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। पहली बात तो दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ऑन द मैप। देखो जब भी एक मैप बना होगा, अब देखो मैप पे तो सिटीज़ कितनी, जब हम इंडिया का भी मैप बनाते हैं ना, आपने सबने ही देखा होगा जो भी बनता है मैप, तो उसमें जो भी 2 सिटीज़ हैं उसका डिस्टेंस जितना मैप पे है, मैप पे मान लो वो एक दूसरे से, मैप पे मान लो एक सिटी यहाँ पे, एक सिटी यहाँ पे है, तो इनका डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है मैप के ऊपर। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो उनका एक्चुअल में डिस्टेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है, एक्चुअली में तो एक सिटी दूसरे से कितनी दूर दूर होती हैं, इतना तो कम किसी में डिस्टेंस होता ही नहीं। एक सिटी ही इतनी बड़ी होती है, एक शहर ही इतना बड़ा होता है, तो 2 सिटीज़ में हो नहीं ना सकता। तो अब समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ की बात की गई है, 2 क्वांटिटीज़ की बात की गई है। एक तो है डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ऑन द मैप, एक तो मैप के ऊपर 2 सिटीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक तो उसकी बात की गई है। दूसरा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उन सिटीज़ में, एक उस चीज़ की बात की गई है। एक बात की गई है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है वो सिटीज़ में, ठीक है, एक मैप के ऊपर एक एक्चुअल में। तो ये चीज़ हमें पता चल गया, तो लिख लो। एक तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑन मैप पे बात की गई है। दूसरा एक्चुअल डिस्टेंस जो उन सिटीज़ में है, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। एक तो हमारे पास मैप पे जो बात की गई है वो, दूसरा क्या है हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अभी अगर मैं सेकंड लाइन को पहले बढ़ूँ, हमें सेकंड लाइन में बोला है जो मैप पे डिस्टेंस है वो कितना है, 4.5 हो, तो हमने उन सिटीज़ में एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है ना। अभी मैं सेकंड वाली लाइन चल रही हूँ, तो मैं सेकंड वाली लाइन में ही फिल कर रही हूँ जो वैल्यूज़ है, आगे वाली लाइन में हम बाद में पढ़ते हैं जो रेशो में दी हुई है। अब मैप पे जो डिस्टेंस है 4.5 है, एक्चुअल वाला हमने फाइंड करना है, इसको एक्सलेट कर लिया। अब देखो आगे हमें बोला गया था स्केल ऑफ मैप, जो मैप की स्केल है उनका रेशो इतना है। मतलब क्या है इसका, इस रेशो का, कि जो चीज़ मैप पे 1 दिखाई जा रही है, जैसे कोई भी 2 सिटीज़ का डिस्टेंस अगर 1 दिखाया जा रहा है पर उसका एक्चुअल में डिस्टेंस 1 नहीं है, वो इतने टाइम्स है, ठीक है, उसका एक्चुअल में डिस्टेंस 1 नहीं है, वो इतने टाइम्स है। तो ये एक रेशो दे दी हमें मैप की, स्केल ऑफ मैप, ठीक है। मैप के स्केल के अकॉर्डिंग अगर किसी 2 सिटीज़ में डिस्टेंस 1 दिखाया जा रहा है, वो 1 नहीं है, वो इतना है। जैसे 4.5 था तो 4.5 नहीं है, इतने टाइम्स 4.5 होगा। क्लियर। तो ये चीज़, तो मतलब ये जो 1 है ये मैप के ऊपर का डिस्टेंस है, और नीचे ये जो है ये एक्चुअल डिस्टेंस है 3,0,0,0,0,0,0 जितनी भी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, कितनी एक्चुअली में 6 ही आई थिंक, हाँ 6 ही है, ठीक है। हाँ तो ये आपको अब पता चल गया होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा था ट्रिकी और सब क्वेश्चन से, ठीक है। तो आगे तो इसको जस्ट क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन लगाओगे, आपको क्या है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 7.1 है ये क्या कंप्लीट हो गई। सेकंड भी इजी है, वो सारी की सारी इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर थी। सो कर लेना इसको कंप्लीट। थैंक्स फॉर